डीमन स्लेयर में ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जिनकी बैक स्टोरी एक अलग ही हिट करती है, फिर चाहे वो जेनेस्यू की हो या इनोसेकी की। पर जब बात आती है डीमंस की बैक स्टोरी की, तो सबसे ज्यादा जो नाम गूंजता है वो है अकाजा का। वेलकम गाइस, स्वागत है मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में हम अकाजा की बैक स्टोरी तो कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में भी जानेंगे। तो मेरा नाम है रियो और आप देख रहे हैं एनी वर्ल्ड टीएम हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाजा जब ह्यूमन था तो उसका नाम हाकुजी था। हाकुजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी फादर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, जिसके कारण उसके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो उसे चोरी करना पड़ता था। लेकिन कभी कभी वो चोरी करते करते पकड़ा जाता था, जिसके कारण उसे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता था और वहां उसको पनिशमेंट मिलता था। उसको दोनों हाथों में 3 टैटू बंधा दिया गया था, जिसके कारण उसे लास्ट टाइम मौका दिया जाता है और अगर वो फिर से पकड़ा जाता है तो उसके दोनों हाथों को कटवा दिया जाएगा। जिसके कारण हाकुजी बोलता है कि अगर तुम मुझे मेरे दोनों हाथों को भी काट दोगे तो मैं अपने दोनों पैरों से चोरी करूंगा। मैजिस्ट्रेट उससे कहता है कि लोग तो बदल जाएंगे लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगे, जिसके कारण तुम एक डीमन चाइल्ड हो। पनिशमेंट के बाद जब हाकुजी अपने घर जा रहा था तब उससे इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब उसके पहले 2 दांत निकले हुए थे। और जब वो घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा चोरी के पैसे से उनकी दवाई ली। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी जिंदगी जी। तब हाकुजी अपने फादर के ग्रेवयार्ड में जाता है और बोलता है कि फादर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है जो उसे चोरी करते समय पकड़ लेते थे। वो लोग मुझे पनिश करते थे ताकि मैं आपके लिए मेडिसिन के लिए पैसे जमा करता रहूं। आप मेरे लिए बोझ नहीं थे, बोझ वो लोग थे जिन्होंने मुझे आपके पास आने से रोका। मैं अपने फादर के लिए जान देने के लिए भी तैयार था। तभी हम देखते हैं कि हाकुजी ने वहाँ के सारे आदमियों को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने एक मार्शल आर्ट आदमी को बुलाया। पर जब वो वहाँ आदमी पहुंचा तो वो देखते ही हैरान हो गया, क्योंकि उस बच्चे ने अकेले ही उन 7 आदमियों को बिना किसी हथियार के अपने हाथों से मारा, जिसके कारण उस आदमी ने हाकुजी को अपने साथ दो चलने के लिए पूछा, जिसके कारण हाकुजी ने मना कर दिया और वो उस आदमी के पास उसे मारने के लिए गया। तभी उस आदमी ने हाकुजी को मुक्के से अनकॉन्शियस कर दिया। वादा के अनुसार हाकुजी को उस आदमी के साथ डोजो जाना पड़ता है, जहां वो आदमी अपना नाम काइजो बताता है और वो इस डोजो का सूर्यो स्टाइल मार्शल आर्ट्स टीचर है। और काइजो बताता है कि उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं, जिसके कारण उसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्टूडेंट बनने से पहले तुम मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है और ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। शायद इसलिए मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती थी और मेरे अंदर उतनी सहमता नहीं है कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में देख सकूं। तब हाकुजी बोलता है कि क्या तुम मुझ जैसे क्रिमिनल पे भरोसा कर सकते हो? तब काइजो बोलता है कि मैंने तुम्हारा बुरा रूप उसी वक्त निकाल दिया था। उसके बाद हम देखते हैं काइजो गेट खोलता है और वो अपनी बेटी का नाम क्योयुकी बताता है। हाकुजी जब क्योयुकी को देखता है तब उसे अपने फादर की याद आती है, क्योंकि उसके फादर की हालत सेम क्योयुकी की तरह थी। उसके बाद काइजो अपनी बेटी को चेक करता है और बोलता है कि तुम्हारी हालत पहले से बेटर है। ओ ये अब से ये तुम्हारी देखभाल करेगा। इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम चाहो तो मेरे आने से पहले इससे पूछ लेना। मैं जरा काम से आता हूँ। और वो उन दोनों को रूम में अकेले छोड़कर चले जाता है, जिसके कारण क्योयुकी की नज़र हाकुजी के चेहरे में जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारे चेहरे में चोट लगी है, जिसके कारण हाकुजी बताता है कि ये चोट उसके लिए उतनी बड़ी बात नहीं। उसके बाद हाकुजी क्योयुकी की देखभाल करता है। जब हाकुजी क्योयुकी को देखभाल करते रहता है तब वो बार बार माफी मांगती है, जिसका रीजन वो बताती है कि उसकी वजह से वो बाहर खेलने और मास्टर के साथ प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हाकुजी बताता है कि वो वैसे भी बाहर कभी खेलने जाता ही, क्योंकि उसे अपने फादर की देखभाल करनी पड़ती है। और रही बात ट्रेनिंग की,
जब उसे टाइम मिलता है तब वो प्रैक्टिस के लिए चले जाता है, जिसके कारण देखभाल करते समय क्योंकि रो देती है। लेकिन हाकुजी को समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रही है, जिसके कारण वो टेंशन में आ जाता। प्रैक्टिस के बाद जब उसे छोटा सा ब्रेक मिलता तो काइजू उसकी बहुत तारीफ करता, क्योंकि जब वो उसकी उम्र का था तब वो हर चीज जल्दी सीख लेता था। तब काइजू बताता है कि ये डोजो उसे एक बूढ़े आदमी की वजह से मिला, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के ऊपर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था। अब मैंने उस बूढ़े आदमी को इन डाकुओं से बचाया था, जिसके कारण वो इस चीज से खुश होकर उसने ये डोजो उसके नाम कर दिया। लेकिन बाजू में एक समुराई डोजो भी था जिनकी नज़र इस डोजो में थी, और इसलिए वो लोग मुझे यहाँ परेशान करने आते थे। इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट इस डोजो में आता, या तो फिर ये लोग उसे अपने साथ ले जा लेते या तो फिर उसे भगा देते, जिसके कारण यहाँ एक भी स्टूडेंट मार्शल आर्ट के लिए नहीं आता। 3 साल बाद जब हाकुजी 18 साल का हो जाता है और कियोयुकी 16 साल की, तब वो पहले से बेहतर हो जाती है। अब वो हाकुजी की मदद भी करती है। एक दिन काइजू उसे अपने रूम में बुलाता है और वो पूछता है कि क्या तुम इस डोजो के सक्सेसर और मेरी बेटी से शादी करोगे, जिसके कारण हाकुजी को ये यकीन ही नहीं हो रहा। वो क्योयोकू की तरफ देखता है और वो शर्मा रही होती है, जिसके बाद हाकुजी सोचता है कि मुझ जैसे क्रिमिनल को इस डोजो का सक्सेसर और उनकी बेटी के साथ शादी, ये चीज मैंने कभी सोची नहीं थी। शायद यही रीजन है मेरे फादर मेरी अच्छी जिंदगी देखना चाह रहे थे और इन दोनों ने मुझे एक ह्यूमन की तरह देखा। कभी भी इन्होंने मुझे बाकी लोगों की तरह डीमन की तरह नहीं देखा। ये चीज सोचने के बाद हाकुजी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और वो वादा करता है कि वो इन दोनों को मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगा। हाकुजी ये बात अपने फादर को बताने जाता है कि वो अब से एक नई लाइफ चालू करने जा रहा है, जैसा आप चाहते थे फादर, और वो अपने डोजो के लिए निकल जाता है। वो अपने डोजो में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि समुराई डोजो ने कुएं में जहर मिला दिया, क्योंकि वो लोग मास्टर का सामना नहीं कर सकते थे और उन्होंने उस छोटी बच्ची क्योयोकी को भी नहीं छोड़ा। ये चीज सुनने के बाद हाकुजी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी मदद की थी वो उन लोगों को बचा नहीं पाया, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाह रहा था उसको भी वो बचा नहीं पाया और फिर एक बार अकेला हो गया। उस रात हाकुजी ने समुराई डोजो में जाकर वहां के 67 लोगों को अपने हाथों से मार डाला। जो भी उसके सामने आ रहा था वो उनको मारे जा रहा था। वहां की मेट जब ये सब चीज देखती है तो वो ट्रॉमाटाइज हो जाती है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। हाकुजी वहां से जा रहा होता है कि तभी वहां मुजान आ जाता है और बोलता है, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी डीमन को इस विलेज में भेजा था, लेकिन तुम जैसे कमजोर इंसान ने ये सब काम किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाकुजी उसे बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मुजान उसके सामने आता है, जिसके कारण हाकुजी ने उस पर हमला किया, लेकिन मुजान उसके अटैक को रोक लेता है और अपने हाथों से उसके सिर के अंदर घुसा देता है, जिसके कारण मुजान बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं 12 पावरफुल डीमन का एक ग्रुप बनाऊं। अगर तुम मेरे ब्लड को झेलने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा स्वागत है। जिसके कारण हाकुजी अब मुजान के लिए काम करने लग गया और वो सारी यादें भूल गया जो उसने जिया, और वो सारी वादे भूल गया जो कि उसने क्योयोकी के साथ वादा किया था। तो दोस्तों, ये थी अकाजा की बैक स्टोरी। अब हम उसके पावर्स एंड एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अकाजा 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, अगर हम मुजान को कंसिडर करें। अकाजा जब ह्यूमन था तब उसने शिर्यू स्टाइल मार्शल आर्ट मास्टर किया था। इवन उसने 67 लोगों को जो कि उस समय स्वॉर्ड यूज करते थे उन्हें अपने हाथों से मारा था। मुगेन ट्रेन मूवी में अकाजा ने रेनगोकू के साथ हेड ऑन हेड फाइट किया था और उस समय अकाजा सीरियस नहीं था। इवन इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब उसने गियो से फाइट किया तब उसने गियो को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉटर हाशिरा कंसिडर किया, वो भी पूरे 50 साल इनडोमिनेटेबल विद। जब तांजीरो ने अकाजा का सिर काट दिया था तब अकाजा ने ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वह हार चुका है और उसने अपने सिर को रीजनरेट करना भी चालू कर दिया था। टेक्निकल इंटेलिजेंट अकाजा का बैटल लाइफ बहुत ज्यादा तेज है। मुगेन ट्रेन मूवी में उसने रेनगोकू की स्वॉर्ड्समैनशिप की तारीफ की थी। इवन जब इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब अकाजा ने गियो के ऊपर हमला किया था तब गियो ने अपने 11th फॉर्म डेथ काम से
उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण अकाजा ने किसी भी वाटर हाशिरा को इस अटैक को यूज करते नहीं देखा है। इमेंस रीजनरेशन। मुगेन ट्रेन मूवी में जब रेनगोकू ने अकाजा का हाथ काट दिया था तो उसने इंस्टेंटली रीजनरेट कर लिया था। इवन तांजीरो ने उसका सर काटने के बाद भी वो अपने हेड को रीजनरेट कर पा रहा था, जिसके कारण अकाजा, मुगेन और कोकोसुबा के बाद एक ऐसा लौता डीमन आता है जो कि अपने हेड को रीजनरेट कर सकता है। इमेंस ड्यूरेबिलिटी। अकाजा का ड्यूरेबिलिटी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि रेनगोकू ने जब अपने स्वॉर्ड से उसका हाथ काटने की कोशिश की तो वो काट ही नहीं पा रहा था। इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अकाजा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज एंड इम्प्रेसिव है। मुगेन ट्रेन मूवी में हमने देखा था कि रेनगोकू पूरे पोटेंशियल से अकाजा के ऊपर हमला कर रहा है और उस समय अकाजा सीरियस नहीं था। उस समय अकाजा की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि तांजीरो उसे देख ही नहीं पा रहा था। इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब गियो को अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करना पड़ा तब अकाजा ने गियो को भी डीमन स्लेयर मार्क में भी अच्छी टक्कर दी। इससे हमें पता चलता है कि अकाजा अपनी स्पीड में बहुत ज़्यादा थी। एंड रिफ्लेक्सेस की बात करें वो तो हमने इन्फिनिटी कैसल मूवी में देख ही डाला है कि जहाँ गियो ने उसका सर काट ही डाला था लगभग। इमेंस स्ट्रेंथ। अकाजा की स्ट्रेंथ से तुम ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि उसका नॉर्मल पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि कोई नॉर्मल स्लेयर उसके सामने लड़ भी नहीं सकता था। इन्फिनिटी कैसल के दौरान जब अकाजा ने अपने एक पंच से तांजीरो और गियो के पास आ गया। इमेंस स्टेमिना एंड्योरेंस। सारे डीमंस की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी बाकी स्लेयर से कंपेयर बहुत ज़्यादा आती है। तुम ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि अकाजा ने रेनगोकू के साथ पूरी रात फाइट किया, जबकि रेनगोकू जानता था कि वो अकाजा के सामने बहुत कम चांसेस है कि वो टिक पाएगा। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अकाजा अपने अपोनेंट के फाइटिंग स्पिरिट से जान जाता था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और इसलिए उसने रेनगोकू और गियो को डीमन बनने का ऑफर दिया था। मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अकाजा बाकी अपर मून की तरह कोई भी वेपन यूज नहीं करता, वो बस अपने हाथों से लड़ता है। इवन अकाजा ने तो अपने मार्शल आर्ट स्टाइल को इतना मास्टर कर लिया था कि उसने श्यूरी स्टाइल के अलावा बेल स्प्लिटर को भी मास्टर किया। बेल स्प्लिटर की अगर बात करें तो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें यूजर अपोनेंट के स्वॉर्ड को साइड से तोड़ देता है। इस टेक्निक से उसने गियो के स्वॉर्ड को तोड़ डाला था। बात करते हैं उसके ब्लड डीमन आर्ट के बारे में। ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ। अकाजा की डिस्ट्रक्टिव शॉकवेव और मार्शल आर्ट से कंबाइन होके बना है। अगर इस टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले जो टेक्निक आती है वो है कंपास नियर। अकाजा इस टेक्निक से रेड एंड ब्लू लाइट स्नो फॉग शेप को मैनिफेस्ट करता है, जिससे वो ओपोनेंट के फाइटिंग स्पिरिट तो देख सकता है, साथ ही साथ वो उसके अटैक को अडेप्ट करना, अगले मूव को प्रिडिक्ट करना और उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी पता लगा सकता है। यानी कि तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि अकाजा अपने अपोनेंट्स के हर एक अटैक से चिपक जाता है, जो कि इसके नाम से ही लग रहा है, कंपास नीडल। सेकंड टाइप, एयर टाइप। अकाजा हवा में अपना पावरफुल इनविजिबल पंच छोड़ता है, जिससे अपोनेंट को समझ नहीं आता कि अटैक कहाँ से आ। डिसऑर्डर। अकाजा इसमें कंटिन्यूसली शॉक वेव पंचेस का बैरेज छोड़ता है, जिससे आगे कोई भी हो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनालाइजेशन टाइप। अकाजा अपने दोनों हाथों से एक पावरफुल अटैक जिसमें आगे आने वाले जो भी कोई हो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये अकाजा का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो इसने रेनगोकू के फ्लेम टाइगर को इसे अटैक कर। लेग टाइप, क्राउन स्केटर। इसमें अकाजा अपने लेग से अपोनेंट को घुमा के मारता है। लेग टाइप, फ्लाइंग प्लैनेट 1000 व्हील्स। इसमें अकाजा अपने लेग से ऊपर से नीचे एक किक मारता है, जिसमें फ्लोइंग मोशन शॉक वेव रहता है। लेग टाइप, एक्सक्लूसिव फ्लूरे। इसमें अकाजा एक स्ट्रेट किक मारता है। अपोनेंट को लगता है कि उसने बहुत सारी किक खाई है, लेकिन अकाजा ने सिर्फ एक ही किक मारी रहती है, जिसके कारण अपोनेंट को लगता है उसने बहुत सारी किक एक साथ खा ली है। 8 लेयर डीमन कोर। अकाजा अपने 8 पावरफुल स्ट्रेट पंचेस मारता है, जो कि हर अटैक में डैमेज इंक्रीज होते जाता है। क्रशिंग टाइप, 10,000 लीव्स फ्लैशिंग बिलो। अकाजा अपोनेंट के सामने आकर उसके ऊपर से नीचे एक पंच मारता है,
ये पंच बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करता है, इतना कि वो एक फ्लोर को तुरंत तोड़ देता है। ये चीज़ हमने इन्फिनिटी कैसल में देखा था। इससे तांजीरो बार बार बचता है। फाइनल फॉर्म ब्लू सिल्वर चायोटिक आफ्टरग्लो। ये अकाजा का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। इस अटैक में अकाजा ओमनी डायरेक्शन अटैक करता है, जिसमें अपोनेंट को डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। ये अटैक इतना ज़्यादा डेंजरस था कि ब्लू के 11th फॉर्म डेथ काम को भी इसने नेगलेक्ट कर दिया था। तो तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते कि ये अकाजा का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था। तो दोस्तों, ये थी अकाजा के ऊपर वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक